आप एक मिनट बैठो बैठो, सही बैठो। व्यवस्था तो दे चुका हूं पहले, अब उसको रीइटरेट कर रहा हूं दोबारा से। इशू जो है और रणधीर शर्मा वगैरह वगैरह का 67 का ठाकुर साहब। नहीं आप पार्ट नहीं, आप तो हेड एन के, तो कभी कभी मौका इनको भी दे देना चाहिए। तो मैंने व्यवस्था तो दे दी है, पर इस इशू पर बोलना आपने या 67 पर? माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना परहेज क्यों कर रहे हैं आप? कोई परहेज नहीं कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं चल पड़े। चल पड़े तो चलेगा तो निश्चित रूप से उसमें इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ के जो विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो बात कही है, उस बात को सत्ता पक्ष के लोग कितनी लाइटली ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। आज की तारीख में बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा है क्या? और जब नोटिस दिया गया है और उस नोटिस में इस बात का जिक्र किया है, क्योंकि आप सत्ता में आए हैं तो सत्ता का सबसे बड़ा इनका जो है बेरोजगारों को जो ठगने का पहला जो गारंटी थी, गारंटी में से एक गारंटी ये थी कि 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे और 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे, 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे, बोला था ना। हम उस पर जानना चाहते हैं। अरे भाई, जब यहां से बोल रहे थे हम सुन रहे थे ना। प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसी सूरत में अध्यक्ष महोदय, हम वो 5 लाख का आंकड़ा कहां तक पहुंचा? और जहां तक पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बोल रहे हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भाई ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है, और ड्रामा बोल रहे हैं। आप अपने आप तो जनसभा में भाषण देकर के कहते हैं कि 700 लोगों को मैंने जो है वो नौकरी लगा दी। नहीं बोला उनने 700 आउटसोर्स में बोला उनने। तो यानी कि आउटसोर्स का नौकरी देने का तरीका क्या है, वो मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा हुआ है, वो भी हम जानना चाहते हैं। हमारे यहां पर एक भी नहीं लग रहा है, लेकिन इनके कहने पर 700 इनके विधानसभा क्षेत्र में लग गए, जो इनने अपने भाषण में कहा है। चलिए, थैंक यू। और जो लगे थे इस बात को लेकर के। बाकी अध्यक्ष महोदय, जो माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय जी ने कहा, मैं ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। व्यवस्था आपकी अंतिम रहेगी, हम भी इस बात से सहमत हैं, हम भी इस बात से व्यवस्था से वाकिफ है, लेकिन हमारा आग्रह करने का अधिकार तो है ही है। हम अपना पक्ष तो रख सकते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, और आप इनके दबाव में उस प्रभाव में नहीं आने चाहिए। ये हमारा भी एक लक्ष्य रहना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय इनके दबाव के प्रभाव में ना आए। नहीं होता प्रभावित, कोई बात न प्रभावित हुए। अभी जो सारा घटनाक्रम, वो अध्यक्ष महोदय ऐसी घटनाएं जो है हमारे के विषय है। अब जो हमने कहा था कि आप हमको जो है वो वीडियो दे दें, आप कह रहे हैं कि भी हम देंगे, वो समय निकल गया, तो हम चाह रहे हैं कि उसको भी जल्दी से दे दे। लेकिन आज का नियम शासन के अंतर्गत अगर विषय इसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। गंभीरता तब बनती है जब नियम के अंतर्गत अगर हमने नोटिस दिया है, उसकी स्पिरिट को आपने अगर सम्मान किया है, तो ये 67 के अंतर्गत ही चर्चा होनी चाहिए। ये मैं कहना। नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने हमारा ज्ञानवर्धन किया है, और मैं तो इस बात को लेकर के हैरान हूं कि ये इश्यू कैसे नहीं हो सकता है। एक तो पहली बात है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में झगड़ा हमने कोई नहीं कराया, मांग करने का अधिकार है। आपने आरोप लगाया, वो इतना गंभीर आरोप है जिस आरोप को हम विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो, चाहे देश का कोई नागरिक उसको सहन नहीं कर सकता। आपने कहा कि राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ है, इसलिए हमारी भावनाएं आहत हुई है।
इसलिए हमने कहा कि हुआ क्या, हम जानना चाहते हैं। और उसके लिए साक्ष्य के रूप में इस माननीय सदन के अंदर एक ही व्यवस्था है, वो ये है कि जो यहां की रिकॉर्डिंग होती है, उस रिकॉर्डिंग को अगर हम बारीकी से देखें तो उसमें मालूम पड़ेगा। हमने निवेदन किया कि उस रिकॉर्डिंग को हमको दे दिया जाए, इतना ही कहा हमने। हम इस सारी चीज को लेकर के बहुत लंबा नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना हम जरूर कह रहे हैं कि वो रिकॉर्डिंग तो हमको दे दी जाए, ताकि जो सदन की प्रॉपर्टी है और वो माननीय विधायकों का अधिकार है। हम जो भी कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं यहां पर सभी सदस्य, उनको जो बोलते हैं वो उनको दिया जाता है। पिछले 4 दिनों से हम उसको मांग रहे हैं, वो नहीं मिल पा रही है। एक तो हम ये चाह रहे हैं कि उस रिकॉर्डिंग को दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बाकी सारी चीजों को लेकर के ये तो सारी बातें आपकी सत्य नहीं है। हमने अध्यक्ष जी का अपमान कतई नहीं किया गया। हमने अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि आप आओ, सदन चलाओ, इसमें कोई अपमान वाली बात नहीं है। और जनहित के मुद्दे जिस तरह से आप भी बोल रहे हैं कि वो महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण उसी तरह से है। और बाकी चीजों को लेकर के आप महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, बहुत और चीजों का जिक्र कर रहे हैं, मैं उसका कोई लेना देना नहीं अध्यक्ष महोदय आज के इस विषय से। हम ये चाहते हैं कि जो व्यवस्था देने का आपने वादा किया है, उस वादे के मुताबिक हमको वो जो रिकॉर्डिंग इस विधानसभा के अंदर या तो जो स्क्रीन लगी है इस पे डिस्प्ले कर दी जाए, या डिस्प्ले नहीं होती है तो माननीय सदस्यों को वो उपलब्ध करा दी जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जयराम जी। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी से क्या बात करूं मैं, अभी थकान से आए हैं, थके हुए आए हैं और थकान इनके चेहरे पर दिख रही है। लेकिन मैं एक चीज को लेकर के हैरान हूं, अब इन्होंने ज्योतिषी का भी काम शुरू कर दिया है। पता नहीं हाथ देखते हैं या कुंडली देख रहे हैं, और भविष्य की जो है वो भविष्यवाणियां कर रहे हैं। माथे की लकीरें देखते हैं। आपने जो इस माननीय सदन में भी जो भविष्यवाणी की है, बेचारा हमारे सुंदर सिंह जी ठाकुर यहाँ पर बैठे हुए, विधानसभा में बोला, जनसभा में बोला, कहां नहीं बोला। अब बेचारे अब क्या स्थिति हो सकती है इनकी, मैं समझ सकता हूं। उनकी भावनाओं को प्रति मैं सम्मान देता हूं। मेरे ही कहने पर उन्होंने जो है उस दिन जो है उनको घोषणा कर दी थी यहाँ पर। घोषणा को 1 साल बीतने जा रहा है। लेकिन मैं सभापति महोदय आगे बढ़कर के मैं जरूर कहना चाहता हूं, अब अगर आपने आंखें बंद करके ही तय किया है कि कुछ देखना नहीं है, जो आपके सामने जो स्थिति है प्रदेश की, अगर उस पर भी आपने नहीं मानना है तो आपकी मर्जी है, मत मानिए। हश्र क्या होने वाला है ये अभी पंचायत के चुनाव में आपने देख लिया है, इसलिए कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। टालने की कोशिश की, बचने की कोशिश की, नहीं बच पाए आपको। तो 12 में से 10 जिला परिषद में चुनाव हुआ, 10 में से 9 जगह तो आप कैंडिडेट नहीं खड़े कर पाए। ये स्थिति हुई है। आप आगे की बता रहे हैं कि हमारे यहां पर बीजेपी के 16 आएंगे, बीजेपी के 60 आएंगे, 60। हाँ, जो आपने जो बात कही है पीजी सीट्स पर, आप बैठे ना। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ऐसे है ये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है ना, ये तो सबको चाबी मारते हैं। दुबला पतला आदमी है, और दुबले पतला आदमी जो ना एक बेचारे दिखते भी नहीं है, किसको चाबी मार के चले गए। ऐसे दुबले पतले हैं, यहां से निकल जाएंगे, इसको चाबी मार जाएंगे। अब देखो जाकर के वहां से चाबी मारने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई है यार। अभी तो नहीं, वो तो क्या मेरा धर्म बनता है भाई, अभी भी पूरी चाबी मारूंगा मैं, देख लेना आपने। वो तो थोड़ा सा ऐसे हो गया, थोड़ा सा बच गया। मैं सभापति महोदय एक बात कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी सच्चाई बोलिए, जो सत्य है वो बोलिए। आपको यह कहना चाहिए था कि मैं केंद्र सरकार का आभारी हूं जिन्होंने पीजी सीट्स के लिए 350 पीजी सीट्स के लिए बजट का प्रावधान जिसमें जो है वो 1.5 करोड़ रुपए
केंद्र सरकार देगी एक पीजी के स्टूडेंट के लिए, तब जाकर के आप हिम्मत कर पा रहे हैं। अदरवाइज अगर वो पैसा नहीं देने के इसमें होते तो आप ये बात कहने की हिम्मत नहीं करते हैं। आप आज की तारीख में एक क्लास 4 का कर्मचारी लगाने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, वहां आप 350 पीजी डॉक्टर लगाने की, ये पीजी की सीट्स बढ़ाने की बात इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के हैं, उनके प्रति आपको आभार का एक शब्द भी इस्तेमाल करना चाहिए। एक शब्द इस्तेमाल करने में आपको इतनी जाता है, पता नहीं, मालूम नहीं पड़ता कि क्या आपका क्या छीना जा रहा है, क्या लूटा जा रहा है। आपको कहना चाहिए, खुले मन से कहना चाहिए कि केंद्र सरकार के आभारी है, पीजी सीट्स के लिए उनकी ओर से जो केंद्र की ओर से जो अनुदान दिया जाएगा उसके लिए हम आभारी हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के हम कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वक्त बीत गया, जो आपका जो ना तिलिस्म टूट गया है। अब नहीं सुनेंगे लोग, सुनेंगे तो मानेंगे नहीं आपकी बात पर, भरोसा टूट गया है। जो मुख्यमंत्री सदन के अंदर और जनसभा में भी घोषणा कर दे कि इस तारीख को ये इस व्यक्ति को मैं मंत्री बना रहा हूं, 1 साल बीतने के बावजूद भी वो मंत्री नहीं बना, तो कौन भरोसा करेगा? इसलिए आपकी बात पे भरोसा समाप्त हो गया है। आप इस बात को स्वीकार करो, अच्छा मानो बुरा मानो, आज चलो बन जाए। हम तो बोल रहे हैं, हम आज भी बोल रहे हैं, अरे कल कराओ, परसों कराओ, क्यों तरसा रहे हैं? क्यों? आखिरकार आदमी है, क्यों और अध्यक्ष सभापति महोदय, तो प्रताड़ना है, प्रताड़ना, घोर प्रताड़ना है किसी व्यक्ति की। मैं ठीक बोल रहा हूं, मैं प्रताड़ना ही है। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप स्वास्थ्य के लास्ट में, अंत में, ना इनको प्रताड़ित किया जा रहा है ना, प्लीज मैं लास्ट में, अंत में, सभापति महोदय, मैं अंत में एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं की बात तो कह रहे हैं, अर्श की बात तो कह रहे हैं, लेकिन आप फर्श की बात भी कहिए। अर्श तभी जाकर के ऊपर टिकेगा जब आपका फर्श मजबूत होगा, वही नहीं है। बेसिक सुविधाएं स्वास्थ्य की आज की तारीख में मिल नहीं पा रही है। दवाइयों के बिना लोग मर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में डिले के कारण लोग मर रहे हैं, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हाई एंड मेडिकल सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। करिए आप, लेकिन वो स्थिति आने से पहले उन लोगों को मरने पर तो विवश मत करिए, मरने पर विवश मत करिए। जिनको दर्द हो रहा है, पीड़ा से वो मतलब चीख रहे हैं, वो मदद की पुकार कर रहे हैं, आपके पास वो बेसिक सुविधा नहीं मिल पा रही है। आज एक आदमी यहां पर आया था, गेट के पास आया था, सुबह आ रहा था, मैं व्हील चेयर पे था, और उनको पैराप्लीजिया हुआ पड़ा था मेरे ख्याल से, यहां से नीचे उनका शरीर नहीं चलता था, और हिमकेयर का पैसा उनको मिलता था। जो उनने, जब मैं वहां से आ रहा था तो मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, तो मैंने उनसे पूछा, मैं कि हिमकेयर का पैसा बोलता मिलता था, अब नहीं मिलता है। सॉरी, सहारा का पैसा मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। आप फिर अर्श पे चढ़े जा रहे हो, फर्श आपका टूटा हुआ है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप सच्चाई पर बात करें। कब तक आप प्रदेश को जो है वो हवा में घुमाते रहेंगे, हवा में उड़ाते रहेंगे? हकीकत को समझिए, हकीकत के लिए आंखें आपको खोलनी पड़ेगी। ये सत्ता का असर इस कदर हो गया कि आपको खुली आंख से देखने की आदत नहीं रही। ये सामने बैठे हमारे मित्र हैं, इनके बस की बात नहीं रह गई कि आपकी आंखें खोले, यानी कि आपको सच्चाई बताएं, हकीकत बताएं, सच्चाई बताएं। ये डरते हैं क्योंकि आपने डरा के रखा है। मैंने किसी मित्र को पूछा, मैंने कहा यार ये मुख्यमंत्री जी सुनते किसकी है? बोलते हैं सिर्फ एक आदमी की सुनते हैं। मैंने कहा मुझे बताओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। बोलते ये सिर्फ एक आदमी की सुनते हैं। मैं कहा किसकी सुनते हैं? बोलते सुक्खू की सुनते हैं, सुक्खू जी की सुनते हैं, और किसी की सुनते नहीं बोलते। ये धारणा अच्छी नहीं है मुख्यमंत्री जी। आप, हो सकता है आपका नॉलेज इस कदर हो, बहुत अच्छा हो, आप सारी चीजों के ज्ञाता हो, आप सब इतने ये, लेकिन सुनिए सब, उसके बाद फिर करिए जो उचित है, प्रदेश के हित में है, जनहित में है,
वही करिए, सिर्फ सुखू जी के हित की मत करिए, वो प्रदेश के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। मैं नहीं कहना चाह रहा था, मैं राजनीति नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही थी, हेल्थ पर चर्चा जो यहां पर चल रही, वो गंभीर चर्चा चल रही थी, लेकिन इन्होंने वहां से शुरू करते करते जहां पहुंचानी थी, जहां इनका जीवन का जो असली विषय है, सिर्फ राजनीति, प्रदेश का जो होना होता रहे, गरीब का जो होना है होता रहे, लेना देना कुछ नहीं है, परवाह ही नहीं है। मुझे तो राजनीति करनी है, मुझे तो कुर्सी बचानी है, मुझे कुर्सी पर फिर से आना है। यह जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हम यहां काम करने के लिए आए हैं, परफॉर्म करने के लिए आए हैं। ठीक है, आदमी से काम करते करते गलती होती है, उसको भी स्वीकार, आप आखिरकार आदमी है, भगवान तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी काम करने के लिए आए हैं तो काम होना चाहिए। मुझे इस बात को लेकर के अफसोस है, आज हिमचेल की चर्चा होती है, आज सारा योजना की चर्चा होती है, पूर्व सरकार की उन योजना, आज गृहिणी सुविधा योजना की चर्चा होती है, आज बहुत सारी योजनाओं की चर्चा होती है। आपकी किसी भी सरकार की चर्चा गांव में नहीं होती है, नहीं होती है। आप 4 वर्ष का कार्यकाल आपने बिता दिया चीजों को बंद करने के लिए, तालाबंदी के लिए, लेकिन उसके बावजूद आप एक चीज भी शुरू नहीं कर पाए जिसको आपके नाम से याद रखा जाए। याद क्या? ताला, ताला, तालाबंदी, एक ही चीज जानी जाती है। सुखू जी का जब आता है चेहरा तो मालूम पड़ता है कि तालाबंदी पूरे प्रदेश में हुई पड़ी है, काम बंद, विकास कार्य ठप, जो चला हुआ संस्थान उस पे ताला, जो चली हुई व्यवस्था है उस पे ताला। इस बात की आप जानना चाहेंगे, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, बात करने के लिए हमको विवश होना पड़ा। आप आए, आपका भी धन्यवाद। और खासतौर से मैं एक बात के लिए भी फिर से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, हमारी बात अभी तक भी अधूरी है। अभी वो बात अधूरी रही है। हमने कहा कि आप व्यवस्था देंगे और आपकी सारी बातें पूरी होगी, कुर्सी पर बैठे हैं, कोई अधूरी नहीं रहेगी। आप माननीय ठाकुर जयराम जी। माननीय सभापति जी, मैं समझता हूं कि इस सदन के अंदर थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से एक शुरुआत हो गई कि कुछ भी बोल दो और झूठ बोल दो, और ये शुरुआत सचमुच में ये जनहित में इस सदन की गरिमा के लिए ये अच्छी नहीं है। यही आदत मुख्यमंत्री जी की, और मुख्यमंत्री जी से आदत ये नीचे तक जहां तक पहुंच गई, जो भी उठता है झूठ बोलता है, क्यों पूछता नहीं। यहां पर उन्होंने मेरा जिक्र करते हुए कहा कि कितने 16-17 संस्थानों में जो ताले लगे, जो सच्चाई नहीं है। बजट ट्रांसफर कर दिया, वो भी सच्चाई नहीं है। लेकिन इस तरह से बोलना, क्योंकि सभापति महोदय ये चिंता का विषय है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ही बात अड़क रही थी, खटक रही थी उनके दिमाग में कि ये हिम केयर, हिम केयर, हिम केयर का जिक्र इतना ज्यादा हो गया, लोगों की जहन और जुबान पर ये योजना चढ़ गई, इस योजना से घृणा हो गई। आए मुख्यमंत्री जी, और इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आइए, अभिनंदन आपका, बैठिए, विराजिए, और कहा यहां पर कहा, खड़े होकर कहा कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 850 करोड़ रुपए जब से ये योजना बनी है उसमें खर्च हुआ अभी तक, लेकिन घोटाला 1100 करोड़ का। दूसरे दिन इनको लगा कि कुछ ज्यादा हो गया, तो फिर कहा कि नहीं 1100 का नहीं 100 करोड़ का हो गया। फिर कहा कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ। 100 करोड़ का घोटाला जब अधिकारियों से बातचीत हुई, कहा कि अब तो मैंने बोल दिया है, अब तो ये पूरा करना पड़ेगा। बोलते हैं आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, जहां से करो, लेकिन जैसे भी करना है, ये आंकड़ा 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। आप देखिए ना जिद किस तरह की है मुख्यमंत्री जी की। आप अपनी योजना चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बड़ी योजना चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस योजना से लाखों लोगों की जिंदगी बची है, उसको आप सिर्फ एक मकसद, राजनीतिक मकसद के साथ बर्बाद करना चाह रहे हैं, तबाह करना चाह रहे हैं, बदनाम करना चाह रहे हैं। ये पाप और श्राप जो है वो निश्चित रूप से आपकी सरकार को लगेगा, इससे मुक्त नहीं हो पाएगी। ये प्रदेश की जनता का जो है वो श्राप लगेगा।
और दूसरा मैं अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इस योजना को बंद करने की स्कीम चल रही है, इसलिए विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है। विजिलेंस की इंक्वायरी में कुछ ऐसी चीजें नहीं मिल पा रही है जिससे किसी नेता को इंप्लीकेट किया जा सके, किसी को यह किया जा सके, मुझे मालूम नहीं है। मैं तो हैरान हूं, माननीय सदस्य जी यहां बोल रहे थे, मैं उस बारे में व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करता, आपको सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन क्या ये सच्चाई है कि यहां पर जो जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही कि भाई हिमकेयर के अंतर्गत ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, हाउ यू हैव कम टू द कंक्लूजन कि इतना घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ? जांच चल रही है, अभी तक मुख्यमंत्री जी जांच कर रहे हैं, कभी विधायकों को बुलाते हैं, कभी किसी अधिकारी को बुलाते हैं, अभी तो जांच चल रही है कि यह जांच करने में आपको बिठाया हुआ है, कितने का घोटाला हो गया। अभी ये सारी बात जब तक जांच जो है तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, तब तक के लिए आप नहीं कह सकते कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। आप जबरदस्ती जो करना चाहें आप कर लीजिए, अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल करके आप जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन ये भी बात मान करके चलिए, अगर अधिकारी भी गलत करने की कोशिश करेंगे, जो अधिकारी इस जांच को जबरदस्ती जो है इस प्रकार से ये करने की कोशिश करेंगे, इसमें से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, तो उस जांच की भी जांच होगी, वक्त आएगा। और इस बात को लेकर मैं बड़ा साफ कह रहा हूं कि बातें यही खत्म नहीं होगी। न्यायालय हमारे सामने, कानून ने हमको भी अख्तियार दिया, अधिकार दिया हुआ है, हम अपना पक्ष रखेंगे, वहां जाकर के कोर्ट में भी रखेंगे, और सरकार जब आपकी नहीं होगी तब उस जांच की भी जांच होगी, जिस जांच के लिए दबाव बना करके आप ये कर रहे हैं। और इसलिए अधिकारियों को मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है, जो सत्य है वही करिए। और इसलिए माननीय सदस्य से मैं इतने कहना चाहता हूं, बार बार घोटाला हुआ, घोटाला हुआ, घोटाला हुआ। भाई घोटाले की अगर बात है तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने जांच दे दी, आप उसमें कैसे निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं कि भाई कि भी घोटाला हुआ ही है? हो सकता है इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आए, उसमें कहा जाए कि भाई कि भी जांच में कुछ ऐसा नहीं पाया गया, तो क्या बोलेंगे आप लोग? तो इसलिए थोड़ा सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए। और कम से कम मुख्यमंत्री जी 4 साल पूरे होने जा रहे हैं आपके, आप काम की शुरुआत कब करेंगे? अभी तो पिछले ही जांच में चले हुए, पिछले ही खोद खुदाई में चले हुए हैं। ये जो खोद खुदाई हो रही है, जो खड्डा बना रहे हैं, मालूम नहीं इसमें कौन दफन होगा, ये वक्त बताएगा आपको तारों में। ये खड्डा जो खोद रहे हैं, ये इस खड्डे में कोई भी जा सकता है। और मुझे तो ऐसे हालात लग रहे हैं कि जाते जाते अब खड्डा खोद रहे हैं, वो दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए खोद रहे हैं, अपनी सरकार के लिए, अपनी पार्टी के लिए खोद रहे हैं। ये आप मान करके चलिए। तो इसलिए आप आगे बढ़ो, आप काम करिए, प्रदेश के लिए आप जाना चाहिए किसी काम के लिए कि आपने अच्छा काम किया है। यहां पर कह रहे थे कि आपने तो कुछ किया नहीं, हमने रोबोटिक सर्जरी, ठीक है, अच्छी बात, रोबोटिक सर्जरी 1-2 जगह होना बहुत जरूरी है, 2 जगह 3 जगह, लेकिन रोबोटिक सर्जरी में अगर मैं बात कहूं, कितनी जगह रोबोटिक सर्जरी हो रही है, कितनी रोबोटिक सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं पर डे? हमने पूछा रोबोटिक सर्जरी के बारे में, हमने पूछा जो जिन हॉस्पिटल में रोबोट लगा है, रोबोटिक सर्जरी का जो है प्रावधान है, 12 से 15 सर्जरी एक दिन की एक ओटी में हो रही है। उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। यहां कितना हो रहा है, यहां टांडा की बात बता रहा हूं मैं, जो जानकारी मिली है हमको, उसमें तो हैरान करने वाली बात यह है कि वहां पर रोबोटिक सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए जो आपके पास जो सामान चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, और वो बुत की तरह खड़ा है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। ये बड़ी मशीनरी खरीदने का, बड़ी ज्यादा मात्रा में खरीदने के लिए आप करिए, लेकिन कहीं इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि हम सारा ये मशीनें खरीद लें, क्योंकि बड़ा पैसा उसमें लगेगा और उसमें से कुछ ऐसा निकलेगा। वो भी आने वाले समय में आपको, तो हम उसकी भी जांच की संभावना है। हम नहीं कह रहे हैं आपकी तरह,
हम बदले की भावना से नहीं करते हैं। आवश्यक लगेगा तो जरूर करेंगे, जितनी जरूरत है करिए, जहां आवश्यकता है जरूर करिए, लेकिन उसमें उसका यूटिलाइजेशन हो, मैक्सिमम उसका मतलब ऑप्टिमम इसको यूटिलाइजेशन हो, इस बात को सुनिश्चित करने की भी तो जिम्मेवारी है। अगर आपने खरीद करके रख ली और लेकिन वहां पर उसको प्रोसीजर को परफॉर्म करने वाला आपके पास डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, तो क्या करेंगे उसका? तो इसलिए बहुत चीजें, उन चीजों का जिक्र मत करिए। यहां आज की तारीख में आदमी मर रहा है बेसिक सुविधाएं हॉस्पिटल में ना होने की वजह से, वो कब देंगे, वो विषय है सोचने का। इसलिए मैं दवाइयों के बिना आदमी मर रहा है, उसको उसका ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर डिले हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर जो उसके उसमें डिले हो रहा है, ट्रीटमेंट समय पर नहीं मिल पा रहा है, ठीक तरह से नहीं मिल पा रहा है, इन सारी चीजों को लेकर के सोचिए। यही मुझे कहना था अध्यक्ष महोदय। मैं तो सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य जी ने कहा, जो फैक्ट्स पर नहीं बोला, इसलिए मैं उठा बोल रहे हैं। बाकी मैं थोड़ा कल बोलूंगा, थोड़ी बात कल करूंगा। आप मुख्यमंत्री जी आए कल, तो आपने जवाब देना होगा मेरे ख्याल में।